कंडीशन था वो मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, थोड़ी टेम्पल एरिया में बॉल्डनेस हो गई थी और थोड़ी डेंसिटी कम हो गई थी, जिससे मेरे थोड़े से कॉन्फिडेंस में मेरे को ड्रॉप दिखा। मैं पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करता था और फोटोज़ क्लिक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था मेरे को अब। फिर उसके बाद मैंने अपनी हेयर लाइन दोबारा से रिस्ट्रक्चर करवाई और अभी आपको पता है कि मेरी कैसी ग्रोथ है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट मुझे अपने अंदर महसूस हो रहा है वो दोबारा से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। मैं पब्लिक गैदरिंग में जाने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेकंड थॉट नहीं आता है, फोटो क्लिक कराने के लिए भी कोई सेकंड थॉट नहीं आता है। Hi everyone, my name is Rahul and I'm 30 years old and today is my 5th PRP. So जैसा कि आप को मैंने प्रीवियसली अपनी जर्नी में बताया था कि मैं अक्टूबर में आया था यहाँ पे अपनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो 12 अक्टूबर को मेरी ट्रांसप्लांट हुआ था एंड देन उसके बाद फिर 4-5 दिन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, अपनी केयर रखनी पड़ती है। उसके बाद आप अभी मेरी ग्रोथ देख सकते हैं कि अभी मेरा आज 5th PRP सेशन है और इस जर्नी में मेरे को पूरा का पूरा फुल सपोर्ट रहा है क्यूएसटी क्लिनिक से। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम असिस्ट किया है हर चीज़ में और मेरे को ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये जब मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था तो मेरे को 4100 ग्राफ्ट सजेस्ट किए थे, तो मेरे को 4100 ग्राफ्ट लगे हैं। और आप जैसे देख सकते हैं मेरे टेम्पल एरिया में लगाया है मैंने और मेरे फ्रंट एरिया में थोड़ा सा लगाया है, क्राउन एरिया में लगा है और थोड़ी सी मैंने डेंसिटी बढ़वाई है। सो ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये थोड़ा सा मेरी पर्सनल चॉइस थी, बिकॉज इससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मुझे इससे। और बाकी मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था ये। और बाकी मैं जर्नी की बात बताऊं तो ये बिल्कुल भी पेनलेस एक्सपीरियंस है। लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैक्टिक प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं क्यूएसटी क्लिनिक में, अपना कंसल्टेंसी ले सकते हैं, डॉक्टर के साथ अपना विजिट अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के आप जितने भी आपके क्वेरीज है डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो मैं तो अभी तक अपनी जर्नी से अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। तो बाकी रिजल्ट आपके सामने ये सारे। मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी का पूरा प्रोसेस आपको समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट डे जब मैं आया तो फर्स्ट डे मैंने पहले काउंसलिंग करी। मेरी काउंसलिंग हुई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कितने टाइम तक का ये प्रोसेस है और पेशेंस आपको बना के रखना है इसमें। तो फर्स्ट जब मेरे जितने भी क्वेरीज थे वो मेरे सॉल्व हो गए, तो उसके बाद फिर मेरा फ़ोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन के बाद, वो फोटो सेशन इसलिए होता है कि इससे आप डॉक्टर को ये अंदाज़ा लगता है कि आपको कितने ग्राफ की रिक्वायरमेंट है। देन ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इतने ग्राफ लग रहे हैं और आपको महसूस होता है कि थोड़े से और ग्राफ लगने चाहिए, तो वो आप इंक्रीज करवा सकते हो। जैसे मेरे केसेस में मैंने टेम्पल एरिया का जो ग्राफ्ट है वो इंक्रीज करवाया था, जबकि रिक्वायरमेंट डॉक्टर कह रहे थे उतनी नहीं है, बट मेरे को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपना ग्राफ्ट थोड़ा सा बढ़वा दिया। देन उसके बाद आपकी फोटो सेशन के बाद नंबर ऑफ ग्राफ्ट कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका एनेस्थीसिया टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। एनेस्थीसिया टेस्ट इसलिए होता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। जब उन सब के रिजल्ट्स आ जाते हैं आपका एनेस्थीसिया टेस्ट, ब्लड टेस्ट का, उसके बाद फिर आपकी ट्रिमिंग होती है। देन ट्रिमिंग करने के बाद फिर आपका हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है। उस टाइम पे भी डॉक्टर आपको पहले अपनी एक रफ बना के दिखाते हैं कि ये आपका हेयर लाइन का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको कैसा कस्टमाइज़ करवाना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा आपको चाहिए वैसा हो जाता है। देन एक बार हेयर लाइन स्ट्रक्चर हो जाती है तो फिर उसी हेयर लाइन के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी स्लिटिंग होती है। तो स्लिटिंग वो प्रोसेस है जिससे जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा तो वो रूट्स के लिए जगह बनाते हैं, तो वो स्लिटिंग प्रोसेस है। तो पूरा का पूरा वो प्रोसेस 1 दिन का होता है। उस टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है उस टाइम पे, लेकिन एनेस्थीसिया आपको दे देते हैं, आपको बिल्कुल भी पेन का महसूस नहीं होगा, थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी दे के रखते हैं। देन स्लिटिंग के बाद फिर आपको वो उस दिन के लिए रेस्ट दे देते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपकी प्लान सर्जरी होती है। तो सर्जरी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। जैसे मेरे केस में आई थिंक 11 to 12 आवर लगे थे, लेकिन उसमें
टेक्नीशियन और डॉक्टर की टीम होती है, वो दोनों एक टेक्नीशियन जो होता है वो रूट्स निकालता है और डॉक्टर जो होता है वो रूट्स प्लांट करता है उस एंगल पे, तो थोड़ा इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बाकी आपको एनेस्थीसिया दिए के रखते हैं तो आपको पेन महसूस नहीं होगा। अगर आपको पेन महसूस होगा, बीच बीच में वो पूछते हुए डॉक्टर कि आपको पेन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्योंकि एनेस्थीसिया देने के बाद आपको थोड़ा सा स्लीपी मोड में चले जाते हो, तो बीच बीच में आपको कॉल भी करते रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई पेन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आपको उनको बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। फिर बीच बीच में जैसे आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, उसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो वो आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं सर्जरी के दौरान ही। फिर रिफ्रेशमेंट भी मिलता है लंच के टाइम पे, और जब आपकी सर्जरी कंप्लीट होती है तब भी एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। सो उसके बाद जैसे कि मेरी सर्जरी प्लान हुई थी 7:30 बजे मॉर्निंग में, और शुरू प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था आई थिंक 8:15 के बाद, 8:15 के आसपास सुबह, और कंप्लीट सर्जरी मेरी हो गई थी 6 बजे शाम के। तो ये मेरा पूरा का पूरा टाइम हुआ था, और बीच बीच में वॉशरूम के लिए ब्रेक्स ले रहा था। वॉशरूम के लिए आपको एक हेल्पर मिलता है इन केस अगर आपको एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ओवर हो गया है, या फिर आपको लगता है कि आप सही से चल नहीं पा रहे हो क्योंकि थोड़ा सा स्लीपी महसूस होता है, तो उस टाइम पे एक हेल्पर होता है। अगर आपको ऐसा महसूस, मेरे केस में तो मैं अपने आप ही चला गया था, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वॉशरूम वगैरह की हाइजीन अच्छा है, उन सब के मामले में QST इज़ बेस्ट। So this is all my journey during hair transplant. So after surgery उसके बाद फिर डॉक्टर दोबारा आपसे मीटिंग रखता है, उसमें आपको सारे मेडिसिन्स वगैरह बताए जाते हैं कि कब आपको क्या मेडिसिन किस फ्रीक्वेंसी में लेना है और कितना डोज लेना है, और फिर वो आपको सारी प्लानिंग वगैरह समझा देते हैं। उसके बाद आप चले आते हो घर। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा 1 वीक का आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि नए नए ग्राफ्ट्स होते हैं। तो अगर आप वो डिपेंड करता है कि आपके कौन से एरिया में आपको ग्राफ्टिंग हुई है, ट्रांसप्लांट हुआ है। तो उस पोस्ट आपको जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको करवट अगर आपने टेम्पलेट्स बनवाए, मेरे केस में जैसे मैंने टेम्पलेट्स बनवाए थे तो मेरे को एक स्ट्रेट पोस्चर में सोना पड़ता था। वो 3-4 दिन का प्रोसेस था। उसके बाद फिर जब आपका वो फिक्स हो जाता है रूट्स, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी फिर उसके बाद 1 मंथ तक आपको आपके जो क्रस्ट वगैरह होते हैं वो रिमूव होते हैं, और जो प्लांटेड एरिया में जो हेयर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उस टाइम पे आपको लगता है कि यही एकदम बेस्ट रिजल्ट है, लेकिन वो आपकी शुरुआत है। उसके बाद आपका शुरू होता है श्रेडिंग फेज। श्रेडिंग फेज में क्या होता है कि जो आपके न्यू हेयर प्लांट हुए होते हैं और जिस एरिया में प्लांट हुए होते हैं वहाँ से हेयर फॉल थोड़ा थोड़ा होना शुरू होता है। तो वो कम से कम 2.5 से 3 महीना चलता है, किसी किसी का 4 महीना भी चलता है। तो उस टाइम पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुराने जैसे पेड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं, तो वो शेडिंग फेज वही प्रोसेस है। जो पुराने बाल होते हैं वो गिरते हैं, उसकी जगह पे नए बाल आते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा था कि ये इतनी ज़्यादा शेडिंग क्यों हो रही है, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला इट्स नॉर्मल, आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके रूट्स अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब आपका वहाँ पर रूट्स ही नहीं है। तो फिर मैंने एकदम चिल मोड में आ गया, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी डाइट वगैरह ठीक रखी, बाकी थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह लिए, और बाकी आपके पास आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट्स कहता है अभी आई थिंक मोर देन 5 मंथ्स हो गए मेरे को, और 5th PRP है मेरी आज। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी। सो एक और पॉइंट है, जब आपका श्रेडिंग फेज चल रहा होगा तो आपको इचिंग भी होगी, और इचिंग होने का पॉजिटिव साइन ये है कि आपकी रिकवरी हो रही है स्कैल्प की भी, बिकॉज आपका जब रूटिंग होती है तो वो स्कैल्प के लेयर बाय लेयर के अंदर होती है। तो जब इचिंग शुरू हो जाएगा आपको, तो उससे आपको पैनिक मोड में नहीं आना, बिकॉज वो एक पॉजिटिव साइन है कि आपकी रिकवरी होनी शुरू हो गई है। सो आफ्टर सर्जरी आपको PRP सेशंस भी कराना मस्ट होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कराना चाहते हो, बट मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आपको एटलीस्ट 6 PRP तो करवानी चाहिए। PRP प्रोसेस क्या होता है कि उसमें आपका पहले ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल, उसमें से आपका प्लाज्मा रिमूव करते हैं, और वही प्लाज्मा आपको यूज़ होता है आपकी हेयर ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज जब हेयर जो ग्रोथ के लिए प्लाज्मा एक बेस्ट ऑप्शन होता है,
तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका पहले ब्लड सैंपल निकाल के प्लाज्मा उसमें से अलग करके फिर आपको वही इंजेक्ट करते हैं। तो उसमें आपको जो पेन होता है वो बहुत माइनर होता है, जैसे आपको जैसे कोई नीडल चुभा रहा है तो वैसा पेन होता है, बिकॉज वही जब प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है। और ये पूरा प्रोसेस नॉट मोर देन 10 मिनट्स होता है, तो ये बहुत एकदम फास्ट प्रोसेस है। और PRP का बेनिफिट ये होता है कि जो आपका न्यू हेयर होते हैं उनमें वो रीग्रोथ में बेनिफिट करता है, और दूसरा जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं उनकी भी श्रेडिंग को रोकने के लिए होता है PRP। सो बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट मेरा जो कंडीशन था वो मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, थोड़ी टेम्पल एरिया में बॉल्डनेस हो गई थी और थोड़ी डेंसिटी कम हो गई थी, जिससे मेरे थोड़े से कॉन्फिडेंस में मेरे को ड्रॉप दिखा। मैं पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करता था और फोटोज़ क्लिक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था मेरे को अब। तो ये मेरे को महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये जो मेरा इंटरेस्ट है वो लूज होता जा रहा है। देन मैंने फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू करे कि मेरी जो हेयर फॉल है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरी पेरेंट्स की साइड में किसी का ऐसा हेयर फॉल का स्ट्रक्चर नहीं है। फिर मैंने जब यहाँ पे पता किया तो तब पता चला कि ये मैटरनिटी साइड से मेरे को ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, और ये एक एज के बाद सबको होता ही है। सो मैंने टाइमली ये डिसीजन लिया, और मैं शॉर्ट टर्म कोई सॉल्यूशन मैंने नहीं देखा, थोड़ा लॉन्ग टर्म जो कि ज़्यादा रिलायबल है उसकी तरफ मैंने डिसीजन के लिए मैंने अपना कदम बढ़ाया, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट था। और फिर उसके बाद मैंने अपनी हेयर लाइन दोबारा से रिस्ट्रक्चर करवाई, और अभी आपको पता है कि मेरी कैसी ग्रोथ है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट मुझे अपने अंदर महसूस हो रहा है वो दोबारा से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। मैं पब्लिक गैदरिंग में जाने के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेकंड थॉट नहीं आता है, फोटो क्लिक कराने के लिए भी कोई सेकंड थॉट नहीं आता है। सो दिस इज द पॉजिटिव साइन which I have observing in my personality. So during exploring the idea of hair transplant, मैंने बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स से बात करी। मैं विजिट तो नहीं किया, बट वहाँ पे सबसे जो मेजर पॉइंट है वो टेक्नीशियन डॉक्टर की जो एग्जीक्यूशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो, बिकॉज सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा जो इसमें रिजल्ट है वो आपकी प्लेसमेंट का है, हेयर प्लेसमेंट का। जितनी वो एक्यूरेट रहेगी उतना वो नेचुरल दिखेगा। अगर वो जो एंगल हेयर का अगर वो मिस अलाइनमेंट हो गया तो आपका ग्रोथ तो होगी लेकिन वो एकदम ऑड वन आउट दिखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये देखा कि जहाँ से मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है वो कितनी प्रिसाइज वे में हेयर को प्लेस कर सकते हैं। दूसरा है कि उनकी सर्विसेज कैसी हैं, वो टाइम टू टाइम फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं, अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, फॉलोअप्स ले रहे हैं कि नहीं। बिकॉज क्या होता है कि मैं जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर केयर करूँ, ऑल्दो करनी पड़ती है। बट इधर क्या है कि क्वेस्टी का एक अच्छा पॉइंट ये है कि वो लोग इनकी एक टीम है जो कि आपको रिमाइंडर्स भी करवाती है कि सर आपके इतने दिन हो गए हैं, आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो ये मेरे को एक अच्छा बेनिफिट लगा जो कि सर्विसेज में आता है। देन आपका जो QST का जो ब्रांड वैल्यू है वो कैसी है आपके, जैसे कि मैं QST कैसे आया था, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तो तब, क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड था उसके ऊपर, तो जब मैंने उसका रिजल्ट देखा तब जाके मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आया कि हाँ QST इज़ द राइट वन विच आई एम लुकिंग फॉर। सो ये मैंने ये सारे क्राइटेरियाज मेरे थे QST को चूज़ करने के लिए, जो कि उस पर 100% फिट बैठे। सो ये पूरी की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट की मेरी जर्नी रही है अभी तक की। और अब मैं नेक्स्ट PRP में आपके साथ मिलता हूँ और आपके साथ अपना आगे का रिजल्ट शेयर करता हूँ। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।